पंजाब जीके दे कुछ होर नवे क्वेश्चन उन्हां बारे गल करते हैं अज आपां। पर पहला क्वेश्चन साडे कोल किहड़ा आउंदा है, दैट इज ढोल इज ए काइंड ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट। ढोल इन्हां दे विचों किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है? विंड इंस्ट्रूमेंट है कि परकशन इंस्ट्रूमेंट है कि स्ट्रिंग्ड है कि कीबोर्ड है? तो ये भी पता होना चाहिए कि जिन्हें अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ने वो चार तरीके के होंगे ने। कीबोर्ड वाले किहड़े हो गए, जिवें हारमोनीयम हो गया। स्ट्रिंग्ड वाले किहड़े हो गए, जिवें एक तारा हो गया, सितार हो गई, सारंगी हो गई। विंड वाले किहड़े हो गए, जिवें बंसरी हो गई, जिहड़े फूक मार के चलते हैं। परकशन वाले किहड़े होंदे ने, जिहड़े कि चमड़े वाले होंदे ने, जिन्हां दे आपां ठोक के बजाउंदे हैं, उन्हां नूं परकशन कहा जाता है। तो इसका मतलब ढोल किहड़ा होया जी, वो परकशन इंस्ट्रूमेंट होया। तो इसका जवाब किहड़ा होया? बी ऑप्शन इसका जवाब है, दैट इज इट इज ए परकशन इंस्ट्रूमेंट। अगला सवाल देखिए अपने को। अरेंज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल का मतलब की होंदा है कि समय के अनुसार, वधदे समय के अनुसार जिहड़ा सी उन्होंने अरेंज किया जाए। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, एग्जीक्यूशन ऑफ करतार सिंह सराभा, क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड क्रिएशन ऑफ ड्यूरेंट लाइन। ये चार इवेंट दिते ने। इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े सीगे ओह पंजाब की हिस्टरी दे पूछे जा सकते हैं, ताकि एग्जामिनर ये जानने की कोशिश करता है कि थानू पंजाब की हिस्टरी बारे, उहदी टाइमलाइन बारे भी पता कि नहीं पता। जो टाइमलाइन बारे क्वेश्चन बनाना होएगा तो एग्जामिनर इस तरीके नाल क्वेश्चन बनाएगा। सो टाइमलाइन जिहड़ी सीगी उहनूं चंगी तरीके नाल याद रखो। तो जे थानू याद होए भगत सिंह उन्हां दी एग्जीक्यूशन कदों हुई है? 1931 विच होई, यह 23 मार्च नूं। सराभा दी कदों हुई? 1915 दे विच होई। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कदों बनिया सीगा? यह 1901 दे विच बनिया सीगा। ड्यूरेंट लाइन कदों बनी सीगी? ये 1893 बनी सीगी। ड्यूरेंट लाइन कित्थे है जी? वैसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ड्यूरेंट लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अज दे, पर उस वेले इंडिया और अफगानिस्तान दे विच जिहड़ी लाइन सीगी उन्होंने ड्यूरेंट लाइन कहा जाता सीगा। और अज इंडिया और पाकिस्तान दे विच जिहड़ी लाइन है उन्होंने आपां की कहंदे आ, उन्होंने रेड क्लिफ लाइन कहंदे आ। तो जो आप ये चीज़ां सामने आ गई, इसका मतलब सब तो पहला क्या आएगा? ये वाली, दैट मीन कि 1 नंबर तो ये होएगा। तो इन्हां चों देखिए 1 नंबर तो ये वाला किहड़ा है? सो दैट इज ये वाला जिहड़ा तुहाडा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, डी ऑप्शन तुहाडा जवाब होएगा। आई होप कि तुहानूं ये गल चंगी तरीके नाल समझ आ गई होएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। आम खास बाग सिचुएटेड एट डैश was built exclusively for, इत्थे ऑफ नहीं, for, ठीक है जी। आम खास बाग सिचुएटेड एट डैश was exclusively built for, एक किहदे वास्ते बनाया गया सीगा? ये सानू पता होना चाहिए, और कदों बनया सी ये भी नाल पता लग जाता सानू फिर इत्थे। तो यह आई थिंक इन्ना तो आपां नूं सारिआं नूं पता ही है कि कित्थे है, ये फतेहगढ़ दे विच है। तो फतेहगढ़ वाले 2 ऑप्शन हो गए थोड़े को इत्थे, और उहदे विच एक पासे अकबर आ गया तो दूजे पासे शाहजहां आ गया। तो दैट मीनस जो आप अपने मोन्यूमेंट्स की गल करते हैं उहदे बारे थोड़ी होर ज़्यादा इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने पिछे देखा है कि जिवें पटवारी वाला भी पेपर सीगा उहदे विच भी इस तरीके के क्वेश्चन आए सीगे कि थोड़े डेप्थ विच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसदा जिहड़ा जवाब है ये शाहजहां वास्ते जिहड़ा सीगा ये बनवाया गया सीगा। तो ਇਹਦਾ जवाब की हो गया जी? डी ऑप्शन इसका जवाब हो गया, दैट इज एम्परर शाहजहां वास्ते उन्होंने दे ठहरन वास्ते रस्ते दे विच इत्थे आम खास बाग बनवाया गया सीगा। तुहानूं ये भी याद रखना चाहिए कि सरहंद, जिन्होंने आप अजकल फतेहगढ़ साहब ज़्यादा कह देंगे हैं, एक बहुत मशहूर सेंट्रल पॉइंट सीगा दिल्ली और लाहौर दे विच, क्योंकि लाहौर तो दिल्ली काफ़ी दूर पै जाता है। तो रस्ते दे विच एक अपने आप दे सूबा सीगा, सूबा लाहौर जिहड़ा सीगा ये भी सूबा सीगा। सो और इत्थे जिहड़ा सीगा एक इंपॉर्टेंट जिहड़ा आपां कह सकते हैं कि एक तरह की एक छोटी राजधानी सीगी। जदों कि अपने दिल्ली दे विच राजपाट हुंदा सीगा तां लाहौर तो पहला एक छोटा सूबा जिहड़ा सीगा उहनूं सरहंद भी कहा जाता सीगा।
with reference to art and craft of Punjab, consider the following statement. Mud walls in Punjab are generally painted on the festive occasions. ठीक है जी. Yes. Thin straws of grass are used for basketry work. ये भी ठीक है जी. Smaller, fine नहीं जी, fine and more delicate fans are called कुंडलदार पक्षी. कुंडलदार पक्षी कहा जाता उन्होंने. सो तीनों चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਪੂਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਔਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੌਕ ਪੂਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਔਰ ਬਾਸਕਟਰੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਿਨ ਸਟ੍ਰॉज ਆਫ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਪੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਜੀ, 1, 2 ਐਂਡ 3 ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ. ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੈਸ਼. ਸੋ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. Dilip Kaur Tiwana received which of the following award for her contribution to literature? Sahitya Academy Award, Saraswati Samman, Padam Shri, Sahitya Academy Fellowship. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ. ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ, ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਗਾਟ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਆਲਸੋ. ਸਰਸਵਤੀ ਸਮਾਨ, ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਗਾਟ ਸਰਸਵਤੀ ਸਮਾਨ ਆਲਸੋ. ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਗਾਟ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲਸੋ. ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ABC. ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਊਂਸਲ. ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਫੈਲੋ ਸੀਗੇ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਆਥਰ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ. ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ. ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ 2001 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ. ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਕਥਾ ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ. ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ 2004 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਾਰਡ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਨਾਊਂਸ ਹਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕੰਗਨ, ਬਾਂਕਾ, ਗਜਰਾ are ornaments used by women of Punjab. These are
फीट ऑर्नामेंट, ब्रेसलेट, हैंड ऑर्नामेंट, नेकलेसिस। सो बेसिकली ये सारे की ने ये ब्रेसलेट्स ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਸਲੈਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ आई थिंक जो कंगन की गल करते हैं तो इतने सीधा ही या गजरे की गल करते हैं तो सानू बड़े आराम नाल पता लग जाता कि किहदी गल हो रही है। सो ये सौखा ही क्वेश्चन है, बहुत औखा क्वेश्चन ये नहीं है। डैश द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां वाज क्योर्ड विद द हर्ब प्रोवाइडेड बाय डैश। तो किहड़ा शाहजहां दा पुत्र उन्होंने जिहड़ी सीगी हर्ब्स प्रोवाइड कीतियां सी, दैट मीनस कि दवाइयां प्रोवाइड कीतियां सीगियां या मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड कीते सीगे। और किने प्रोवाइड किए सीगे तो सलीम तो जिहड़ा सीगा यह जहांगीर का नाम सीगा। सो ये वाली ऑप्शन कट गई। ये शाहजहां के दो पुत्र जिहड़े मशहूर सीगे दारा शिको ते औरंगजेब। औरंगजेब बादशाह बनया सीगा पर दारा शिको वाज ज़्यादा फेवरेट सीगा शाहजहां का और उसे नूं वो हिंदुस्तान का बादशाह बनाना चाहता सीगा। और गुरु हर राय जी ने उन्होंने जड़ी बूटियां दित्तियां सी क्योंकि वह बीमार सीगा। तो इसका जवाब की होएगा बी ऑप्शन, दारा शिको एंड गुरु हर राय जी। संगोल इज फेमस फॉर, ठीक है जी, इट बिलोंग्स टू हड़प्पन एरा और उत्थे बुद्धिस्ट स्टूपा है कि ये दोनों चीज़ां उत्थे हैगियां कि नहीं हैगियां, इस बारे सानू पता होना चाहिए। संगोल बारे जो आप गल करते हैं तो आप देखते हैं कि उस वेले जो चाइनीज़ ट्रैवलर इत्थे आया सीगा वो खास तौर पर संगोल बारे गल करता है कि एक बहुत ही मशहूर जगह है संगोल वाला इलाका, जिहड़े कि बहुत चंगा आबाद इलाका है। तो दैट मीनस कि यह पुराने टाइम के उत्ते काफ़ी मशहूर इलाका रहा है क्योंकि ये मेन रोड के उत्ते रूट के उत्ते पैंदा सी, जो आप कह सकते हैं कि यह लाहौर तो दिल्ली वाल नूं चलदे आं आपां। तो इट वॉज ए फेमस प्लेस एट दैट टाइम ऑल्सो। और तुसीं देखदे हो कि ये दोनों चीज़ां ठीक ने। ये हड़प्पन एरा दे इत्थे फाइंड्स बहुत मिले ने। पिछे मैं संगोल गया सीगा तो उत्थे लोकी गल करते सीगे कि जदों भी कदे मिट्टी मुट्टी पुट्टदे सीगे लोकी तो उत्थों काफ़ी कॉइन्स वगैरह निकलते सीगे। तो हड़प्पन एरा दे बहुत सारे उत्थे मूर्तियां भी मिलियां ने, बहुत सारे होर चीज़ां मिलदियां ने। और इत्थे बुद्धिस्ट स्टूपा भी है। ये तुसीं देख रहे हो कि दिस इज बुद्धिस्ट स्टूपा जिहड़ा सीगा ਉਹਦਾ ਰਿਮੇਨਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਤੂਪਾ ਸੀਗੇ। ਸਤੂਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਏ ਸਤੂਪਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤੂਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਨਾਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੜੱਪਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਸ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆ ਗਿਆ, फिर उस तो बाद किहड़ा आ गया, फिर मुक्तसर आ गया, फिर बठिंडा आ गया, फिर उस तो बाद मानसा आ गया, फिर उस तो बाद तुहाडा। तो इस तरीके नाल जिहड़ा फाजिलका है, तुसीं आ देखो, आ फाजिलका रह गया, दिस इज फाजिलका है ना जी, और ये हरियाणा है। ये मुक्तसर दे जिहड़ा सीगा विच विचाले जिहड़ा सीगा हरियाणा दा सी, इत्थे मिल जांदा तुहानूं इत्थे ये। और इहदा मतलब की होया कि इत्थों हरियाणे ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ SAS ਨਗਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 1 2 3 4 5 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Who was the Governor General of Punjab during the times of First Anglo-Sikh War? First Anglo-Sikh War ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, 1845 ਤੋਂ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ। ਸੋ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 1857 ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। Before he became first Khalji Emperor dash of India, he was governor of dash of Punjab area। ठीक है जी, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਖਲਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਖਲਜੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਕਤਦਾਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਲਜੀ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਲਜੀ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਲਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਲਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਲਜੀ ਨੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। Who led the expedition for annexation of Kashmir from Lahore Darbar in 1813? 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਹਤਾਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਹਤਾਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਨਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਹਤਾਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੋਹਤਾਸ ਅਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 1/3 ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਟੂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। Consider the following statement. Punjabi juttis, shoes made of leather, embroidered all over with gold and silver wire are famous world over. They are known for their intricate design and quality. The lightness of the shoes is considered legendary. ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ? ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਲ ਦਾ 3। Which statement about Arya Samaj is true? They follow Vedas, ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫੋਲੋਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੋਲੋਡ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। They believe in idol worship. They do not believe in casteism based on birth. ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੂ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ, ਯੈਸ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। So that means 1 and 3 are true, second is not true. अगला देखिए जी क्वेश्चन अपन, consider the following मुगल सूबेदार of Punjab, arrange them in chronological order. दो क्वेश्चन इस बार जैसे आप देख रहे हैं इतने आगे क्रोनोलॉजी दे आगे। तो अपन देखिए जी हुण इत्थे टाइमलाइन देखिए इन्हां दी once again। यहिया खां ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ
ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ। 1745 ਦੇ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਇਹ 1713 ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ 1753 ਦੇ ਵਿੱਚ, 53 ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ 1749 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਬੜੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਲਦੋ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੁਲਤਾਨ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ 1745 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਲੁਹਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਰੂਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਔਰ ਦੂਜਾ ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਔਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਰ ਕਮਰੂਦੀਨ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਮਰੂਦੀਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਰੂਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਤੋ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਔਰ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮਨੂਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਨੂਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੂਦੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम ऑनलाइन चैनल। 70th मॉक टेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं जीके के पोर्शन के क्या रहे हैं एंड एज यूजुअल लास्ट में हमने स्कोर टैली कीजिए, ठीक है। एंड आई होप अब तक यहाँ तक आप आए हैं इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो अब तक तो तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द टीचर ऑफ अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम पूछा है आपको यहाँ पर, इनके गुरु कौन थे, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बिकम निज़ामुद्दीन औलिया। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली बेस्ड हैं, ठीक है, इनके गुरु थे और इन्हें एक टाइटल दिया गया था बाय द अमीर खुसरो, दैट इज महबूब इलाही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो बेसिकली आपको पूछा इसमें कौन कौन है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर
क्या होगा, ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 इज राइट। देखो इसमें गलती क्या है, बोथ हाउसेज नहीं होते हैं क्लास। स्टेट की जो विधान परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल होती है वो वोट नहीं डालती है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके ठीक थे। द क्वेरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज, तो क्वेरम इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। आर्टिकल नंबर 100 है ये, ठीक है। तो लोकसभा के हिसाब से नंबर होगा 55 और राज्यसभा के हिसाब से नंबर होगा 25। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज, तो मेन कंपोनेंट आपके पास क्या है, नन ऑफ दिस और अबव, मोर देन वन ऑफ अबव। तो आपको देखिएगा इसमें से काफी सारी गैसेस मिलकर आपकी ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी हैं आपकी। सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड बाय, तो सती सिस्टम के ऊपर कानून कौन लाए थे, विलियम बेंटिक। 1829 के अंदर सती प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था। राजा राम मोहन रॉय इसमें सबसे बड़े पायोनियर थे। जनरली पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले सती जो है वो पुर्तगालियों ने बैन की थी, ठीक है। अल्फांसो डी एल्बी कैरिक्यू के समय के अंदर उनके क्षेत्रों में 1510 के अंदर सती सिस्टम बैन किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने भी इसको किया था, बट प्रॉपर जो कानून आया है दैट कानून वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। Which extremist leader of the freedom movement was given 6-year jail punishment in 1908? तो it was बाल गंगाधर तिलक, ठीक है जी। A free trade zone is the one. Free trade zone आपके पास कौन से होते हैं क्लास, जहां पे आपके पास ट्रेड इज डन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। किसी तरीके के आपको वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्साइज के ऊपर आपको दिखेगा कि बहुत सारी लिबरेशंस आपको दिखती हैं। Which of the following is not true about the functions performed by RBI? कौन सा फंक्शन के पास RBI का नहीं है? Not a custodian of foreign exchange. Foreign exchange का custodian, bankers to the last resort, bank of the government, not a custodian of foreign exchange. ये क्वेश्चन छोड़ देना क्लास, इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन, आई विल ट्राई एंड चेक इट आउट, ठीक है। नॉट अ कस्टोडियन, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, नॉट नहीं है, कस्टोडियन है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन का नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है, ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है। इट विल रिमेन ट्रू, ठीक है। नॉट अ कस्टोडियन, नॉट नहीं है कस्टोडियन है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। दोनों जगह नॉट है ना, तो नॉट की वजह से, ठीक है आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है क्लास। ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज with the RBI in the form of cash. This ratio is called as cash reserve ratio, ठीक है, cash reserve ratio. What is the base year for measuring the inflation of wholesale price index in India? WPI, ठीक है। 3 तरीके के इंडेक्सेस होते हैं ना आपके, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपको देखना है, तो 2011 और 12 इसका बेस ईयर है। In the part 3 of the Indian Constitution, the definition of state does not include आपके पास क्या है, प्राइवेट बॉडीज और एजेंसीज वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट। अदरवाइज आपको सारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट अथॉरिटीज स्टेट की डेफिनेशन में आर्टिकल 12 के तहत दिखती है। When the prices of commodity goods services started decline consistently, the phenomena is known as deflation. जब चीजें को दाम स्टीपली डिक्लाइन करे तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन। अगर आपकी देश की तरक्की हो रही है ना, तो यार मतलब इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ता है। इन्फ्लेशन इज अ वेरी गुड इंडिकेटर बिटवीन द परसेंटेज ऑफ 3 to 7%। अगर 3 से 7% के आसपास आपका इन्फ्लेशन है, इट मीन समझ लेना कंट्री अच्छी ग्रोथ कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपको दिखेगा अलाहा महाराष्ट्र के साथ है, ये अलाहा महाराष्ट्र का नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सी स्टेट का, बाकी सारे आपके सही हैं। Which of the following is considered to be the characteristic pottery of Indus Valley civilization? तो black and red ware उस समय पोट्रीज आपको दिखेंगी। Is a protein deficiency order, dash is a protein deficiency order, तो काविश यॉर्कर आपके पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द, तो अर्थवॉर्म्स अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। कैरीज डिऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू, तो आपके पास पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं लंग्स से राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको बताने इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड और कौन से अनकरेक्टली मैच्ड है। तो तीनों के तीनों आपके करेक्टली मैच्ड है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका हैदराबाद में है। Which of the following is correctly described? गगन की फुल फॉर्म आपके पास क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटमेंट नेविगेशन, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व मॉर्गेज इज द फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच प्राइमरी डेजिग्नेटेड फॉर, इट इज फॉर द सीनियर सिटीजन, ठीक है। फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स वर गिवन अवे ऑन June 17 by जल शक्ति मिनिस्ट्री, विच स्टेट won the बेस्ट प्राइज फॉर दिस?
तो दिस यहाँ पे आपको दिखेगा कि मध्य प्रदेश को सबसे बेहतरीन स्टेट कंसिडर किया गया है। RBI defines microfinance loan as a collateral free loan given to the household having annual income more than 3 lakh, ठीक है, 3 लाख तक के लोगों को फ्री कोलेटरल फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम शेड्यूल बी टू शेड्यूल ए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। आपको बताना ये कौन सी स्टेट में, ये क्वेश्चन मैंने भी कुछ समय पहले अपने ऑनलाइन चैनल्स पे भी करवाया है आपको। ये असम में बिलोंग करती है, ठीक है, नुमालीगढ़। वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चर फेस्टिवल इन इंडिया, खुजराहो डांस फेस्टिवल, आपको बताना कौन सी स्टेट में है। तो खुजराहो अगर आपको पता है कहाँ है, आंसर भी पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश है। So this is all we have from this section. Calculate your marks and stay connected for the next section. Thank you. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं और हम यहां पे आपका मॉक टेस्ट 70 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिसमें कि सबसे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके लिए हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूं, द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्ट एंटर टू सम प्रोग्राम, मतलब एक ऐसा कौन सा कोड होता है जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, वो क्या होता है? पासवर्ड, पासपोर्ट या फिर एंट्री कोड या फिर एसएस कोड। तो ऑब्वियस है, ये मेरे को लगता है सभी को मालूम भी होगा कि इसका मीनिंग क्या रहेगा। पासवर्ड आपके पास इसका जो है एग्जैक्ट आंसर जो है बनेगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग एंटर करते हैं तो उससे क्या प्रोटेक्शन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? कंप्यूटर यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अगर मैं बात करता हूँ, नो डाउट ये बाइनरी नंबर सिस्टम के ही सारा पार्ट है, पर कंप्यूटर जो है वो आपके पास बाइनरी सिस्टम का यूज़ यहाँ पे करता है। किसका यूज़ करता है? बाइनरी सिस्टम का यूज़ आपके पास करता है। तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बात करता हूँ, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म द टेस्ट। जब भी आप लोग अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में कौन सा टेस्ट आपके पास जो आपके सिस्टम में यहाँ पे होता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर ये समझता है कि सारे की सारी चीज़ें जो है सेट हैं, मतलब फिर हम इसे चलाया जा सकता है। तो रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो POST इसका नाम भी होता है, पोस्ट इससे बोला जाता है, POST। कई बार पेपर में डायरेक्ट आया जाता है, बट इसका फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि सिस्टम स्टार्ट होने से पहले ही टेस्ट करता है कि आपके पास कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, अ डैश इज अ यूनिक नेम दैट यू गिव टू अ फाइल ऑफ एन इंफॉर्मेशन। आप किसी भी फाइल को कुछ यूनिक नेम यहाँ पे देते हैं, डिवाइस, लेटर, फोल्डर, फाइल नेम या फिर फाइल एक्सटेंशन। अब अगर मैं बात करता हूँ डिवाइस का, लेटर, फोल्डर, फाइल नेम या फिर फाइल एक्सटेंशन, तो देखो आप लोग यूनिक नेम देते हो। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ फाइल की एक्सटेंशन, अब एक फाइल जो है वर्ड, एक नाम से फाइल 3 बनाई जा सकती हैं, वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे या किसी और पे भी आप लोग बना सकते हो। नाम तो सेम हुआ, पर एक्सटेंशन क्या होगी, सभी की डिफरेंट होगी, तभी तो हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो फाइल वर्ड की है, पावर पॉइंट की है या फिर एक्सेल की है या JPG है या कोई अनदर फॉर्मेट में है। तो आंसर क्या रहेगा? एक्सटेंशन एक्चुअल में अपने पास में होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट वर्ड आएगा फाइल नेम एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्सटेंशन जैसे वर्ड का है आपके पास .doc, .ppt, .xls, ठीक है, .jpeg, ठीक है, इस तरीके से और भी फाइलों की एक्सटेंशन आपके पास होती है जो कि यूनिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हार्डवेयर इंक्लूड, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑल डिवाइसेस यूज टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर, या सेकेंड ऑप्शन है सेट द इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर रन्स और एग्जीक्यूट, the computer or and all the devices connected to it that are used to input and output data, या फिर all devices involve the processing information include the central processing unit, memory and storage। तो यहाँ पे अगर मैं बात इसकी करता हूँ तो डी ऑप्शन आएगा, जिसमें साफ तौर पे क्या लिखा गया है, all devices involved in processing इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU भी आ गया पूरा, मेमोरी भी आ गई, स्टोरेज भी आ गई। ठीक है, तो होपफुली ये बात क्लियर है। इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास यहाँ पे, अ डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम।
लॉजिकल एल्गोरिथम अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वो किसके थ्रू होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स, प्रोग्रामिकल स्ट्रक्चर या फिर लॉजिकल चार्ट। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो इसका आंसर जो बनेगा सिंटैक्स के थ्रू ये बताया जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगी और वो कैसे एग्जीक्यूट करेगी। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। अब रीयूजेबल का मतलब है जिसको कि आप निकाल के या फिर से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनियम CD, DVD, ROM या फिर RW। तो अगर मैं बात करता हूँ इसका आएगा RW, रीड एंड राइट या फिर री राइटेबल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। रीड एंड राइट या फिर री राइटेबल के नाम से भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे जानते हैं। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश is the term used when a search engine returns a web page that match the search engine blog, hit, link या फिर view। आपके पास मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है जी। तो इसकी हम बात करते हैं, इसका आंसर जो है आपके पास क्या बनेगा? सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS। DNS का देखते हैं, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर या फिर डोमेन नेम सिक्योरिटी। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा? डोमेन नेम सिस्टम। क्या आंसर आएगा? डोमेन नेम सिस्टम। होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है जी, तो यहाँ तक सारे के सारे आपके डन हुए। बाकी होपफुली आपको सभी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांटिटी के पार्ट का सोल्यूशन। और आज है आपका मॉक नंबर 70। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2-digit नंबर व्हाइल कॉपिंग नंबर्स बाय मिस्टेक ही राइट्स वन नंबर विद इट्स डिजिट इंटरचेंज। एज अ रिजल्ट his answer is 1.8 less than the correct answer. The difference of the digits of the number in which he made mistake। जहां उसने मिस्टेक की है। देखो अब एक चीज बात करें, उसने क्या बोला था कि आपके पास 10 2-digit के नंबर है और किसी एक नंबर में गड़बड़ हुई है। मान लो आपके पास अगर नंबर XY था तो उसने गलती से इसको क्या लिख दिया? YX लिख दिया। ठीक है, एक नंबर XY था, गलती से क्या लिख दिया? YX। और उसकी वजह से जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 1.8 का। देखो 1.8 इंटू 10, तो एक्चुअल में जो डिफरेंस रहा होगा, जो दोनों नंबर्स में डिफरेंस रहा होगा वो कितने का रहा होगा? 18 का रहा होगा। देखो अब इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस y और इसको लिख सकते हैं 10y प्लस x। ठीक है, और ये लेस है तो मतलब ये वाला नंबर छोटा रहा होगा। तो 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, तो देखो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 18 था। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड करेगा, तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। आई होप क्लियर होगा ये, इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। मोहित एज आफ्टर 6 ईयर विल बी 3/7 ऑफ हिज फादर्स एज। देखो मोहित एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद मोहित और उसके फादर की जो एज का रेशो है वो कितना है? 3:7 है। 10 ईयर्स एगो, आज से 10 साल पहले रेशो कितना था? 1:5। देखो इधर भी 2 का डिफरेंस, इधर भी 2 का डिफरेंस, और ये 2 किसके इक्वल है? 6 और 10 16, तो 1 किसके इक्वल होगा? 8 के। तो अगर उसकी 8 है तो इधर से कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब ये थी 10 साल पहले। तो व्हाट इज मोहित फादर परसेंटेज? 40 प्लस 10 50। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 8 ईयर्स। 12 ईयर्स एगो द एल्डर वन वॉज ट्वाइस द एज ऑफ यंगर वन। मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा? 2x होगा। इनके बीच में डिफरेंस तो यहाँ भी 8 का रहा होगा, मतलब ये 16 और ये 8। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज? ये कितना हो जाएगा? अगर इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये 20 और ये कितना हो जाएगा? 28। अगर डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 और 7। ठीक है, तो 5 और 7, तो 5:7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा था? प्राइस ऑफ ए बुक फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%। ठीक है, -25,
देन इंक्रीज बाय 20% माइनस 25 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखो इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, ये इसको 5 पे डिवाइड करेगा, तो -30 प्लस 20 दैट मीन्स -10%, और -10% का मतलब है कि 10% डिक्रीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन परचेज ए वॉच फॉर 400 रुपीज एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, देखो प्रॉफिट जो हुआ था वो 20% हुआ था सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5। तो यहां से बताओ सीपी और एसपी कितना होगा। अगर ये 5 है तो ये 4, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये 400 है तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप बिकम्स 2:1 व्हेन 15 बॉयज लीव द ग्रुप, 15 गर्ल्स लीव द ग्रुप। देखो इनिशियल रेशियो मान लो x रेशियो y था, 15 लड़कियों ने ग्रुप छोड़ दिया, तो उसके बाद रेशियो क्या हो गया 2:1 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर 45 लड़के और ग्रुप छोड़कर जाएं तो ये रेशियो 1:5 हो जाता है। जब देखो 45 लड़के ग्रुप छोड़कर जाएंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो सेम रहेंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 से 9, 10 से 1 हो गया, कितना कम हुआ 9, 9 की वैल्यू कितनी है 45, तो एक की कीमत कितनी होगी 5, तो इस 5 की कीमत कितनी हो जाएगी 25। मतलब यहाँ 25 लड़कियां थी, कब जब 15 लड़कियां छोड़ कर गई हैं, तो पहले कितनी होगी 25 प्लस 15, 40 नंबर ऑफ गर्ल्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A certain sum invested at 4% per annum compound interest compounded half yearly amounts to 7803 at the end of 1 year। देखो 4% पर एनम है तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 2%, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/50। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है 50:51। ठीक है, अब एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं, तो ये 2500 और ये कितना हो जाएगा 2601। देखो एक्चुअल में अमाउंट कितना था, एक्चुअल में जो अमाउंट है वो इस अमाउंट का कितना है 3 टाइम है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 गुना 3 कितना 75। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 51 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ अदर 9 स्टूडेंट इज 68। What is the average marks of the all 17 स्टूडेंट। देखो 8 बच्चों का कितना है 51 और 9 का कितना है 68 डिवाइड बाय 17। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 405 प्लस, देखो अब 68 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, देखो 680। अब 680 में से मुझे सिर्फ कितना माइनस करना था 68 माइनस करना था, तो ये कितना हो गया 612 और डिवाइड बाय 17। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 1 डिवाइड बाय 17, 5 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, और उसके बाद पूरा 9 पे डिवाइड करेगा, तो 59 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। A batsman makes a score of 87 रन in the 17th inning, मतलब 17 गुना 3, उसने 51 रन ज्यादा बनाए हैं 87 में से, तो पहले का एवरेज कितना रहा होगा उसका 36 रहा होगा। और अब उसने पूछा है आफ्टर 17th इनिंग, तो मतलब जो 3 से इंक्रीज हुआ वो ऐड कर दो, 39 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ 6000 इज डिपॉजिट फॉर 3 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 2nd ईयर। तो 3 साल और 2 साल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। देखो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 6000 रुपये, 5% अगर 2 ईयर के लिए लगेगा तो ये जो परसेंटेज बनती है ये 10.25% बनती है, और अगर ये 5% आपका 3 साल के लिए लगेगा तो 15.7625% बनती है। देखो अगर मैं 2 ईयर और 3 ईयर के बीच का डिफरेंस लूँ तो ये कितना आ जाएगा 52125। अगर मैं इसका 5% लूँ तो मेरा 300 तो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो 0.25 मतलब 1% का आधा, तो लगभग 30, आधे के
तो अप्रोक्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो पूरा भी कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 6000, इसके ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था, इसका 5% पहले साल 300 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी 300 रुपये मिलेगा, तो 30.75 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, क्योंकि इसका 5% निकालना था। ये 10% 600 है, 5% ये हो जाएगा 300। अब इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 और ये कितना हो जाएगा 45, और अब इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 साल और 2 साल के बीच का हमें डिफरेंस लेना था। देखो अब अगर हम 2 साल के लिए बात करें तो ये 615 रुपये मिलेगा। ठीक है, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, ये 900 है, ये 60 है और ये 0.75। ठीक है, तो 960.75, तो लास्ट में तो 0.75 आएगा ही। ये कितना आ जाएगा 5 और ये 5 355 आएगा। ये तो 345 सॉरी, ऑप्शन में गड़बड़ है ये, तो इसका मतलब कुछ एक सेकेंड, ये 30 होगा यहाँ पे 30 होगा आपका, तो ये 45 आएगा। तो ऑप्शन सी हमने सही बोला था कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:7 के 2 नंबर किस रेशो में है? 5 और 7 के रेशो में है। अगर हर नंबर को 40 से डिक्रीज किया जाता है तो रेशो कितना हो जाता है आपका? 17:27 हो जाता है। देखो ये रेशो कितना है 10, ये डिफरेंस कितना है 2, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब ये 25 और 35, ये 17 और 27। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 में से और 35 में से अगर डिफरेंस करेंगे तो 8 का, तो 8 कितने के बराबर है? 40 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। द डिफरेंस ऑफ द नंबर, डिफरेंस कितना था 10 का, 10 गुना 5 50 आपका राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ ए बस इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन? देखो इसमें कितने चक्कर उसने काटे 1 मिनट में। तो सबसे पहले तो उसका 2πr, उसका जो पेरीमीटर है सर्कमफ्रेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। 2 × 22/7 × 35, 5 से 7 से करेंगे 5, मतलब ये कितना आ गया 220 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका सर्कमफ्रेंस आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर। अब पहले तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, और ये पर आवर था तो इसको डिवाइड बाय 60 करके पर मिनट और डिवाइड बाय 220। देखो ये 20 से ये 20 कैंसिल, 33 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद 11 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 पे और इसको 2 पे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, 4 इस 1000 को 250 पे डिवाइड करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 and 24। ए भरता है 20 मिनट में और बी करता है 24 में। एंड ए थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन्स पर मिनट इफ ए बी एंड सी ओपन टुगेदर। अगर आपका ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितना बनेगा? 15 बनेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ये 6, ये 5 और ये 8। तो मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी रही होगी? 3 रही होगी। ठीक है, तो 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 मिनट लेगा और 1 मिनट में 3 लीटर गैलन पानी डालता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आया जाता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, दैट इज़ मॉक नंबर 70। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखते हैं क्या हुआ है। अब देखते हैं, सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन लेटर ऑफ द वर्ड। अब आपको यहाँ पे ओड निकालना है। तो ओड निकालने के लिए अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, पहला वर्ड निकालते हैं ZBD,
अगला है JLN। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो नंबरिंग से आप लोग इसे और निकाल पाएंगे, QSU एंड NOP। देन यहाँ पे देखो क्लास आपके पास 26, 2 और 4, यहाँ पे 10, 12, 14 और यहाँ पे 17, 19 और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 14, 15 और यहाँ पे 16। अब देखता हूँ बेटा मैं, अगर यहाँ पे तो क्या हुआ है, सबसे पहले तो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं कि अगर 26 से 2 पे गए हैं तो यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ 2 से 4 गए हैं +2 हुआ है, आगे फिर से +2 हुआ है, आगे फिर से +2 हुआ है, ठीक है, आगे फिर से यहाँ पे +2 हुआ है, आगे फिर से +2 हुआ है। तो अगर +2 तो यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है, तो ओड वन आउट क्या निकला, NOP आपके पास क्या है, ओड वन आउट, मतलब जो कि सबसे क्या है, अलग है। आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास कि कंप्लीट करना है इस सीरीज को, तो क्या लिखा है, PRVXBD नेक्स्ट, ठीक है। तो नंबरिंग डालना सबसे आसान रहेगा, आपके पास 16, 18, 22, 24, 2 और 4। तो नेक्स्ट नंबर अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, अगर देखते हैं तो 16 से 2 इस पे 18 पे गए, +2 हुए, 18 से अगर यहाँ पे जाते हैं तो +4 हुए हैं। नेक्स्ट 22 से 24 +2, फिर अगर यहाँ पे जाते हैं तो +4, फिर यहाँ से यहाँ +2, अब फिर से +4 जाना पड़ेगा। तो +4 जब जाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 और 2 10, 8 और 10, HJ आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। तो +2 ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ए ऑप्शन। +2 +4 +2 +4 +2 +4 +2 +4 एंड दिस इज गोइंग ऑन। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन, ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंक्लूजन 1 and 2. You have to consider the statement true even if they seem to be variant from a commonly known fact. You have to decide which of the given conclusion, if any one of the statement is follow. अब आपको ये बताना है कि दो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट के 2 कंक्लूजन आपके पास गिवन है और इनमें से कौन सा फॉलो करता है। सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट 1, आपके पास 28 एथलीट आर फेसिंग लीगल केस ड्यू टू डोपिंग इंसिडेंट। तो 28 एथलीट जो हैं वो डोपिंग का मतलब होता है जैसे इलीगल तरीके से अपने आप को, जैसे ओलंपिक होता है तो ओलंपिक में आप अपनी सफुर्ती को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल ले लेते हैं, तो वो डोपिंग होता है, ठीक है। तो द न्यू वेव्स ऑफ ओलंपिक डोपिंग केस इज बेस्ड ऑन द एविडेंस। जो अभी नई आई है वो एविडेंस के बेस के ऊपर है। तो इसके कंक्लूजन क्या है, द रिपोर्ट ऑफ डोपिंग बेस्ड ऑन द टेस्ट दैट वट हैपन। तो यहाँ पे तो ये इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है। डोपिंग प्रैक्टिस इज वेरी कॉमन दीज डे अमंग द एथलीट। तो ये दोनों के दोनों आपके पास यहाँ पे क्या है, फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, नीदर वन नॉट टू फॉलो। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो अगला क्या है आपके पास, डिसेंबल फाइन एंड डिगल आपके पास है, ठीक है। अगर बात करता हूँ तो डिसेंबल वर्ड से आप लोग यहाँ पे जाते हैं, सिनोनिमस है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से प्रकट करना। इसका मतलब क्या होता है, प्रकट करना, प्रकट करना, ठीक है। डिब्लेक्ट का मतलब होता है प्रकट करना। तो डिस्क्लोज का मीनिंग भी होता है सिनोनिमस। ये सारे के सारे सिनोनिमस थे। तो डिस्क्लोज का मतलब भी काइंड ऑफ में क्या होता है कि एक्सपोज करना, काइंड ऑफ में मतलब बता देना किसी के सामने। तो एक्सपोज ही एक तरीके का आपके पास यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगला क्वेश्चन जो है 2716-4667। लो जी बेटा, अगर यहाँ पे बात करते हैं, चेक करिए क्या लिखा है। 2 से 7 पे गए हैं तो कितने का गैप आया है, यहाँ पे 5 का गैप आया है। आगे अगर यहाँ पे गए हैं तो 9 का गैप आया है। आगे अगर मैं जाता हूँ तो 13 का गैप आएगा। आगे अगर जाएंगे तो 17 का गैप आएगा। आगे अगर जाते हैं तो कितने का है, 21 का गैप है। अगर कॉमन गैप निकालते हैं सभी में तो 4-4 का ही आता है। कॉमन मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या आया है, 4-4 आया है। तो अगर मैं 13 अब 9 और 1 और 2 29, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बनेगा 29।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग फेसिंग टूवर्ड साउथ। अब यहाँ पे साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर नॉर्थ की तरफ होता तो आपके पास लेफ्ट राइट ये होता, अगर साउथ की तरफ है तो राइट लेफ्ट ये रहेगा। बस इतनी सी बात होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये आप लोगों को समझना पड़ता है। अब क्या है, राज इज बिटवीन रोहित एंड विशाल। तो दो केस ले लो, राज जो है यहाँ ले लो, राज यहाँ ले लो। राज जो है वो किस किस के बीच में है, रोहित एंड विशाल, रोहित एंड विशाल। तो यहां विशाल ले लो, यहां रोहित ले लो। इतनी बात तो आपको मालूम है ना कि आपके पास ऐसा ही बनेगा। देन आगे मैं बात करता हूं, विशाल इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मनोज, कि मनोज के इमीडिएट राइट में कौन है, विशाल। ठीक है, तो मनोज के इमीडिएट, तो मतलब ये केस तो फॉलो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मनोज के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, विशाल। एंड मनोज इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ शेखर, शेखर के इमीडिएट राइट में। अब देखो आपके पास यहाँ पे साउथ की तरफ फेस किया जा रहा है, तो इस तरफ सारे के सारे राइट हैं और इस तरफ सारे के सारे लेफ्ट हैं। ठीक है, देन आगे क्या है, हु इज सिटिंग मिडिल। तो मिडिल में अगर बात करता हूँ तो मिडिल में आपके पास निकला है विशाल। आंसर इज विशाल, ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन, विशाल। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस एंड विच अकर इन द डिक्शनरी। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लोगों को बताना है, डिक्शनरी में आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ, सारे के सारे ए से स्टार्ट हुए हैं, कोई फैसला नहीं होगा। पी वी सभी में कॉमन है। एस 19 होता तो ये बाहर निकल गया। अगला फिर से पी है। फिर अगला है ई का नंबर होता है 5, तो नंबर 1 पे क्या आएगा, 3, काट दो। फिर अगर P के बाद मैं बात करता हूँ, L होता है 12, L होता है 12, तो मतलब यहाँ पे 1, और R होता है आपके पास बाद में, और यहाँ पे 4। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, C ऑप्शन यहाँ पे आंसर फिर बन जाएगा। क्या आंसर बनेगा, C ऑप्शन आपका आंसर जो है बनेगा। क्या आंसर बनेगा, C ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। डन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड दिस है STUBBORN, स्टबन का मीनिंग है TUVCANQM, और निकालना किसका, ट्रेनिंग का, TRAINING, ट्रेनिंग। तो अगर बात करता हूँ, आप लोग देखेंगे नंबरिंग डालते हैं 19, 20, 20, 21, 21, 22, मतलब +1 +1 +1, 2 3 +1, ठीक है, 2 1 -1, 15 14 -1, 18 17 -1, 14 13 -1। अब देखो यहाँ पे +1 हुआ है और यहाँ पे माइनस हुआ है। अगर बात करता हूँ तो टी का कोड, पहले मैंने देखा कि पहले 4 क्या थे, प्लस थे, अगले 4 क्या थे, माइनस थे। तो 1 2 3 4 और आखिरी में 4। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि पूरा ना करा करो, कोशिश किया करो कि कटिंग लगा ली जाए। अब देखो टी में एक ऐड करोगे तो यू ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों में से आंसर बनेगा ये क्या, ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। आगे है आपके पास जी, इसमें से माइनस करके आखिरी में एफ ही आना है। अगर एफ ही आएगा, नन ऑफ दीज है नहीं, कैंसिल हो गए सारे, बी ऑप्शन आंसर, सब कैंसिल हो गए, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, क्योंकि हमने एक पूरा सोल्व कर लिया है, फिर हमें कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, हमने सीधा देखा कि क्या आंसर बन सकता था, बात खत्म, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखा है 300 मल्टीप्लाई बाई 10 -5 + 36 डिवाइडेड बाई 57। अगर बात करता हूँ तो क्या है, प्लस का मीनिंग सबसे पहले माइनस। अब मल्टीप्लाई का मीनिंग देखो, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पे 300 डिवाइड 10, माइनस का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई,
प्लस का मीनिंग क्या है माइनस, और डिवाइड का मीनिंग क्या है प्लस। लो जी, अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई। तो आपको मालूम है कि इस इक्वेशन का कोई यूजेज अब आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बोर्ड मास आप लोग लगाएंगे, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड। तो अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 30, इनटू में 5, माइनस में 36, प्लस में 57। अगर बात करता हूँ तो मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15, 150 माइनस 36 प्लस 157। ठीक है, तो अगर पूरा 100 इसको पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे आपके पास, तो आपके पास 171 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 171 इसका आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है। अब यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन जो है चेक करने पड़ते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इसमें आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे कि हाँ कुछ ऑप्शन भर लिया, एक एक करके तो सारे चेक करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि रैंडम आप स्टार्टिंग से ना बना के लास्ट से बनाओ, यही ऑप्शन है। तो अगर मैं बात करता हूँ, पहले हम डी ऑप्शन यहाँ पे पिक कर रहे हैं। 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 68। मैं डी ऑप्शन एक बार पिक कर रहा हूँ। डी ऑप्शन में क्या है, मल्टीप्लाई की जगह पे ले लो प्लस, और प्लस की जगह पे क्या ले लो मल्टीप्लाई। 7 की जगह पे ले लो 9, और 9 की जगह पे ले लो 7, 5 और इज इक्वल टू 68। अब देखो 7 इंटू 5 35, 35 और 9 कभी भी 68 नहीं बनेंगे, तो मतलब ये डी ऑप्शन तो कैंसिल, जो कि हमने फिल करी थी। तो ये तो कभी भी 68 के अकॉर्डिंगली नहीं आएगा, तो ये तो गलत। अगला सी ऑप्शन लेते हैं। मल्टीप्लाई की जगह पे लगाओ प्लस, और प्लस की जगह पे लगाओ मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 की जगह पे लगाओ 7, और 7 की जगह पे लगाओ 5, बाकी सारा सेम, इज इक्वल टू 68। 7 9 जा 63 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 68। सो 68 इज इक्वल टू 68। आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन। आपके पास क्या रहेगा, सी ऑप्शन आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है आपके पास। नीलम हु इज दीपक्स डॉटर। नीलम जो है वो डॉटर है किसकी, दीपक की। इतना यहां तक हुआ। सेज, ठीक है, टू दीपिका। दीपिका से बोलती है योर मदर रेखा। दीपिका की मदर रेखा, अगर मदर है तो नेगेटिव आएगा ना। योर मदर रेखा इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। ऑफ माई फादर, नीलम के फादर की सिस्टर है रेखा, तो आपस में भाई बहन हुए। ठीक है, देन आगे क्या है, ऑफ माई फादर, यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ रामलाल। अब ये क्या थी, रामलाल की तीसरी बेटी थी। रामलाल की तीसरा चाइल्ड था, मतलब अक्षर में उसने ये कहा, तो ये नेगेटिव आएगा। अब उसने ये कहा कि रामलाल का तीसरा बच्चा थी ये। हाउ इज रामलाल रिलेटेड टू दीपिका। दीपिका का रामलाल क्या लगता है, तो रामलाल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका जेंडर तो मेरे को पता ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव पता है ना नेगेटिव पता है, तो हम जानते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमने बना तो लिया पर हम जेंडर ना होने की वजह से यहाँ पे नहीं बता सकते। या तो आइदर होता, आइदर ग्रैंडफादर और आइदर ग्रैंडमदर, तो मैं दे सकता था, बट हमें श्योर नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अ रैट रन 20 feet टुवर्ड ईस्ट। देन आगे आपके पास अ टर्न राइट एंड रन 10। ठीक है, टर्न राइट एंड 9। ठीक है, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5। ठीक है, टर्न लेफ्ट एंड 12। फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड रन 6। नाउ
विच इज़ द डायरेक्शन रैट इज़ फेसिंग। तो रैट जो है नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, रैट जो है नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे पहले क्वेश्चन एक बार आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Hello everybody, welcome to the English section of this mock. The first question that we have in the store for the day comes out to be like this. ये आपके पास एक पैसेज आया है। I was at the shop early, मैं शॉप पर था पहले, वो पीछे खड़ा था काउंटर के, और जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे पता था कुछ तो अनप्लेजेंटनेस है। मिस्टर हिक्सन जो है वो इतने बेस्ट पे नहीं रहते जब वो अनशेवन होते हैं, स्लीपर्स में होते हैं, ब्रेसिस होती है, और जब वो एम्प्टी स्टमक स्मोक कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर जो था वो लिटिल शॉप का वो काफ़ी हैवी था। एक बिटर सी ऑर्डर आ रही थी फ्रेश न्यूज़पेपर प्रिंट की और उसके इंक की, क्रिस्प न्यूज़पेपर्स का स्टैक था, मैगजीन्स का अच्छे से नीटली पड़ी थी काउंटर पर, और हिक्सन और जो बॉय था वो एक्चुअली में डेली अमेंडमेंट्स कर रहे थे वहाँ पर, राइट। एट द शॉप मिस्टर हिक्सन अपीयर्ड इन, वो अपनी मोस्ट स्लिप शॉर्ट कंडीशन में आए थे। Next, the overall atmosphere in the shop was heavy with a lot of goods placed there. Even though the movie Avatar is doing wonder at the box office, some depict the movie as racist. PRQS. The dollar has been weak फॉर मंथ्स। अभी देखो हैज़ बीन है, हैज़ बीन के बाद ओवर और ये तो रहेगा नहीं, तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए कायदे से। अगर ये क्यू से स्टार्ट होगा तो देखो QRPS और QPRS दो बचे क्यू वाले। अगर क्यू के बाद आर लगाता हूँ, फॉर मंथ्स हैव बीन बनती नहीं है सेंस, तो QPRS आपका आंसर। मिफ्ट ओवर द इशू, अब देखो इशू टू स्प्यू ड्यू क्रेडिट ऑफ नॉट बीइंग गिवन, कुड बी दिस। अब देखो क्या नहीं मिला उसको, ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है फिल्म 3 इडियट्स का, तो पी के बाद एस तो आएगा ही आएगा। आप कायदे से चेक करेंगे पी के बाद एस कहां कहां है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा विच सर्व्स योर आंसर टू। अब है ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं आपको, प्रिंटेड इन बोल्ड। ऑपोजिट वर्ड्स, अपैथी फॉर द पुअर इज कॉमन टू ऑफिशियल्स ऑफ एवरी कैट। अपैथी इज लाइक हार्ड हार्टेड, उसका ऑपोजिट हो गया सिंपैथी। दो नोवाइस इन आर्ट शी शोज ग्रेट प्रॉमिस, नोवाइस का मतलब होता है नया नया, उसका ऑपोजिट हो गया वेटरन। हंट इज सिमिलर, उसका सर्च। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का सिमिलर हो गया क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्शन, आर्ग्यूमेंट या रिडेम्पशन। अब प्रोपोजिशन का एग्जैक्ट मोटिव क्या हो गया, जहां पर आपको लगे कि कोई चीज एक लड़ाई में, डिबेट में बदलती जा रही है, सो इट शुड बी आर्ग्यूमेंट। थ्रॉन्गिंग, अभी थ्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, जब एक असेंबली हो जाती है ना, गैदरिंग टाइम्स, उसको बोलते हैं थ्रॉन्गिंग। नेक्स्ट, आउट ऑफ द मॉडल वर्ब्स कौन सा कंप्लीट करता है? आई डैश टू क्लियर द एग्जाम, आई डेयर टू या आई नीड टू क्लियर द एग्जाम दिस ईयर। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना आपको। द वर्ड इज हिंड्रेंस, HINDRANCE, ई नहीं आएगा तो आंसर इज हिंड्रेंस। देयर वी गो विद दिस। थैंक यू।